हेलो जी प्यारे बच्चों, एक बार फिर हाजिर आपके सामने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट नंबर 4 लेकर के, नेक्स्ट वीडियो लेकर के। पिछले वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स के बारे में एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स को हमने काम में क्यों लिया था कि एक छोटे से पोर्शन में हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना था, उसके लिए हमने उन कॉइल्स को काम में लिया था। दो कॉइल्स ली थी हमने, दोनों के लिए सब सेम था, रेडियस सेम था, प्लेन सेम था, एक्सिस सेम था, करंट सेम था, डायरेक्शन सेम था। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर हमने चेक करके देखा था भाई स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आया, तो उसमें थोड़ा सा राइट में जाते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड उतना रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट में जाते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड उतना रहता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है। तो एक कोइल की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ, दूसरी की वजह से उतना ही इंक्रीज हुआ। तो उस छोटे से पोर्शन में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के आसपास का जो छोटा सा पोर्शन है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट रह पाता है, यूनिफॉर्म रह पाता है। तो हमारा पर्पस था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, जो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल से हमने प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेडिंग आपके सामने लिखा हुआ है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स पहले तो एक्चुअल में चीज़ क्या है और इसमें क्या क्या केसेस बनते हैं वो चीज़ अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली बात कि लॉरेंज फोर्स क्या है। जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स की बात करते हैं, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, F=QE। ऐसे यहाँ पर अपन एक बात करेंगे कि भाई चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। सिचुएशन क्या है कि मान लो हमारा एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का Q चार्ज है, उसकी वेलोसिटी v वेक्टर है। v वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन उसका कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी v वेक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर में मूव कर रहा है। ठीक है, तीन इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको। क्या इंफॉर्मेशन दी? पार्टिकल पर जो चार्ज है वो q है, पार्टिकल जो रफ्तार है v वेक्टर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b वेक्टर है। ठीक है ना, तो इस मूविंग चार्ज पर जो लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको अपन मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। दैट विल बी क्यू वी क्रॉस बी, दैट विल बी क्यू वी क्रॉस बी। ये याद रखना, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है साहब। ठीक है, एफ एम वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो अब यहां से अपन को कुछ सर्टेन चीजें समझ में आती है कि भैया मान लो चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन उसकी रफ्तार जीरो है, तो उस पर फोर्स कितना आएगा? जीरो। मतलब चार्ज भी होना चाहिए, रफ्तार भी होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फोर्स की वैल्यू कब कब जीरो हो सकती है, तो आप क्या क्या केसेस बताओगे? आप कहोगे सर चार्ज की वैल्यू जीरो है तो, या फिर उसकी रफ्तार जीरो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ठीक, तो ये तीन फैक्टर तो हमको डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं कि इन तीनों में से कुछ भी अगर जीरो हुआ तो फोर्स जीरो हो जाएगा। एक फैक्टर हो रहा है जो शायद हमको दिखाई नहीं दे रहा, कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो बेटा मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? क्यू वी बी साइन थीटा। तो एक थीटा हो रहा है जो हम ध्यान से देखें तो हमको पता लगेगा। तो एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब वापस से मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि भाई फोर्स की वैल्यू जीरो कब कब हो सकती है? तो आप कहेंगे सर अभी तो बताया था कि चार्ज की वैल्यू जीरो, या रफ्तार जीरो, या मैग्नेटिक फील्ड जीरो। मैं कहूँ इनके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो आप कहोगे सर अगर साइन थीटा जीरो है तो भी फोर्स जीरो हो सकता है। और साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा पार्टिकल भी है, उस पर चार्ज भी है, चल भी रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो भी उस पर फोर्स जीरो हो सकता है। तो फोर्स के जीरो होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनी? पहली पॉसिबिलिटी की पार्टिकल पर चार्ज ही ना हो, सेकंड पॉसिबिलिटी कि हमारा चार्ज रेस्ट में हो, थर्ड पॉसिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, फोर्थ पॉसिबिलिटी बनी कि या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। इन दीज पर्टिकुलर कंडीशंस द फोर्स में बी जीरो। ठीक है, अब बात आती है कि साहब फोर्स मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, और हमारा पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा। अब इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो अब अपन ले रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस।
ठीक है। स्पेशल केसेस में हमने कहा कि मान लो थीटा 90 डिग्री है। अभी इसको फिगर से भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैथमेटिकली देखो। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब पार्टिकल की रफ्तार और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भैया जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक साहब, कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो क्या हमारा फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम कहेंगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर हमारा जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा पहली बार, और वो कितना आएगा? QVB। कितना आएगा? मैक्सिमम फोर्स आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। मैक्सिमम फोर्स आएगा, कितना आएगा? QVB आएगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर। बिल्कुल आएगा साहब, मान ली सर आपकी बात। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं कि फोर्स की वैल्यू तो हमने लिख ली, बट ये सिचुएशन एक्चुअल में बन क्या रही है। मतलब इसको फिगर से अगर अपन समझना चाहें तो ध्यान से देखना बेटा एक बार इस चीज़ को, कि मान लो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने लगा दिया क्रॉस। क्रॉस का मतलब हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। अब थोड़ा सा इमेजिन करके चलना कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, और मान लो हमारा पार्टिकल इधर से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। Q और V, Q उसका चार्ज हो गया, V उसकी रफ्तार हो गई। पहले तो चेक कर लो V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा। भाई जो केस हम लेकर के चल रहे हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है या नहीं है? भाई V तो हमारा इस प्लेन में राइट साइड में हो गया, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ हो गया। तो V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। हो गया। फोर्स मैक्सिमम हो गया। हो गया। कितना हो गया? QVB। ठीक है भाई, हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? बेटा ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? जरा इस चीज पर गौर और करो कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप कहोगे सर फोर्स का डायरेक्शन निकालना तो बहुत आसान है। फोर्स का डायरेक्शन चाहिए तो V क्रॉस B करो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड थंब रूल। सही बात है। राइट हैंड थंब रूल क्या लगाएंगे साहब? V के डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियों को फैला दो और B की तरफ उन उंगलियों को मोड़ दो, तो अंगूठा हमको फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। लेकिन एक छोटी सी बात जिस पर हमको ध्यान लगाना है कि ये Q हो रहा है, और जो Q है ना बेटा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब अगर Q अगर पॉजिटिव है तो यहां पर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अभी हमने जो बोला वो सही है कि साहब V क्रॉस B करेंगे, जो अंगूठा होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेकिन सोचो अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो यहां पर एक माइनस वैल्यू आएगी। माइनस वैल्यू आने का मतलब क्या है कि V क्रॉस B करने से अंगूठा जिस डायरेक्शन को बताएगा, क्या वही फोर्स का डायरेक्शन होगा या उसके अपोजिट फोर्स होगा? जैसे मैं आपसे कुछ ऐसे बात करूं कि मान लो A क्रॉस B इक्वल्स टू C है, और मान लो A इधर की तरफ है, B इधर की तरफ है, तो A क्रॉस B करो, C किधर आएगा? स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर। लगा दिया अपन ने राइट हैंड थंब रूल। अरे A की तरफ उंगलियां फैला कर B की तरफ मोड़ दी ना भाई, तो C बाहर की तरफ आ गया। वहीं बेटा अगर ये सिचुएशन कुछ इस तरह से होती कि A क्रॉस B यहाँ पर माइनस और लगा होता, नाउ टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर। तो आप करते A क्रॉस B, अंगूठा बाहर लेकिन माइनस लग रहा है, इसका मतलब C आएगा अंदर की तरफ। तो इस छोटी सी बात का ध्यान रखना कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो अंगूठा ही फोर्स है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो अंगूठा ही फोर्स है, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स अंगूठे के अपोजिट है। ये बात क्लियर है? क्लियर है तो डायरेक्टली अब याद रखना कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो अंगूठे की फोर्स है, चार्ज अगर नेगेटिव है तो अंगूठे के अपोजिट फोर्स है। क्लियर? अब यहां से हमारे ये पार्टिकल अंदर एंटर हुआ, भाई अंदर एंटर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा। अब जरा पता लगाओ, हमारा चार्ज मान लो हमने पॉजिटिव ले लिया, तो बेटा इस केस में फोर्स किधर की तरफ लगेगा? करो V क्रॉस B। V इधर हो गया, B अंदर हो गया, राइट हैंड थंब रूल लगाया, V की तरफ उंगलियां फैला दी। मैं कर रहा हूं, आप भी करके देखना इसको। B अंदर की तरफ है तो उंगलियां अंदर की तरफ हमने मोड़ दी। भाई मेरा अंगूठा तो ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर का वर्टिकल डायरेक्शन में, इस प्लेन में ऊपर की तरफ, इस प्लेन में ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत सारी जगह पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए स्पेशली कह रहा हूं, इसके लिए बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें V और B है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो फोर्स आएगा ना, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। देखो A क्रॉस B इक्वल्स टू C है, तो C इज परपेंडिकुलर टू A, C इज परपेंडिकुलर टू B। ऐसे में कहूंगा कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V। यस, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है V। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा, एक मूविंग चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, वो हमेशा उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा।
मतलब जब मेरा पार्टिकल यहाँ पर अंदर एंटर कर रहा है, समझना भी सिचुएशन को प्रैक्टिकली, ऐसे इसने जैसे ही एंटर किया तो इधर की तरफ फोर्स लगा तो मेरा पार्टिकल इधर की तरफ मूव करेगा क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लगा। अब पार्टिकल मूव करके यहां पहुंचा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कहीं होगी तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर अब ऐसे लगेगा, क्योंकि फोर्स को हमेशा परपेंडिकुलर रहना है। ये कौन सी सिचुएशन बनती है, इसको सोच करके देखो। मतलब मैं आपसे एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि जिसमें आप ये कहो कि हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है और फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है हर इंस्टेंट पर। क्या 11th क्लास में ऐसे कोई केस, कोई सिचुएशन, कोई चैप्टर, कोई मोशन आपने पढ़ा है जिसमें आप कहोगे यार फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रहा है, ऑलवेज एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन के हर पॉइंट पर वो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है? ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? स्ट्रेट लाइन में, प्रोजेक्टाइल में, सर्कुलर में याद करो। सर्कुलर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, जैसे पार्टिकल हमारा यहाँ है तो वेलोसिटी इधर हो गई, मान लो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है वो, तो वेलोसिटी इधर हो गई, फोर्स कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल, वो इधर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, हो गया 90 डिग्री। अब आप कहोगे सर मेरा पार्टिकल तो यहाँ पहुँच गया, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, वेलोसिटी इधर हो गई तो फोर्स किधर हो गया, टुवर्ड्स द सेंटर 90 डिग्री। थोड़ी देर के बाद में पार्टिकल यहाँ पर है, वेलोसिटी इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ, पार्टिकल यहाँ पर है, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर। यू कैन चेक एट ईच पॉइंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और हम जो केस लॉरेंस फोर्स का लेकर चल रहे हैं उसमें भी हम यही कह रहे हैं कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब हमारा पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर, और सर्कुलर में भी कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ही हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा वो यहां से ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब यहां तक मान लो मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां से बाहर निकल कर फिर हमारा पार्टिकल सीधा चला जाएगा। ठीक, तो इस केस में हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो बात क्लियर है? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, मतलब जब हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंट्री मारता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगता है, मतलब सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है कांस्टेंट स्पीड से। वो जितनी स्पीड से एंटर करेगा ना वो उतनी स्पीड से चलता रहेगा, बट उसका डायरेक्शन बदलता रहेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चलेगा। ये बात क्लियर हुई? अब इसमें एक छोटा सा सवाल और, एक स्टेप और आगे बढ़े अपन इसमें। किसे फोर्स तो अपन ने लिख लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो गया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता सर्कुलर मोशन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है? आप लॉजिकली चेक करो, आपके सामने है सिचुएशन कि ये जो फोर्स लग रहा है इसी ने तो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाया है, और हम कह रहे हैं सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है कौन सा, QVB, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा, इसी की वजह से तो वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो हमको क्या कहना चाहिए बेटा कि जो लॉरेंस फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। v से v गया मर, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना आ गया, mv अपॉन QB। हमसे पूछे भाई हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम तो रहा है लेकिन कितने रेडियस का सर्कुलर पाथ बना, तो हम कहेंगे mv अपॉन QB, इतने रेडियस का। इसका मतलब r प्रोपोर्शनल टू v। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर मैं एंट्री मारने वाले पार्टिकल की रफ्तार को बढ़ा दूं तो सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल कि मान लो हमारा पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से एंट्री मारे तो वैसे सर्कुलर पाथ में घूमा 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 बिल्कुल घूमा, और वहीं अगर हमारा पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से एंट्री मारे तो वो बड़े सर्कुलर पाथ में घूमेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ गया। रेडियस क्यों बढ़ गया, क्योंकि r प्रोपोर्शनल टू v है। बात क्लियर? तो ये रिलेशन याद रखना, आगे काम भी आएगी ये चीज, r प्रोपोर्शनल टू v। ठीक, अब एक बहुत ही मजेदार केस आया हमारे सामने। आपने कहा सर 0 भी ले लिया, 90 भी ले लिया, 180 भी ले लिया, अब कौन सा मजेदार बना? अब मजेदार केस क्या है, मैं एक बार इसको नीचे वाले थोड़े से पोर्शन को इरेज कर देता हूं। मजेदार केस क्या है कि साहब थीटा की वैल्यू 0, 90 और 180 के अलावा भी तो बहुत कुछ हो सकती है। 30 डिग्री है थीटा, 45 डिग्री है, मतलब एक तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं जनरल केस की। तो अब स्पेशल केस में एक जनरल केस, ये जनरल केस ही अपने आप में, ये जो जनरल केस है ना यही अपने आप में बहुत स्पेशल केस है, बहुत अच्छा केस है, इसको समझना ध्यान से। मतलब हम थीटा की वैल्यू 0, 90 और 180 के अलावा कुछ भी ले रहे हैं,
चलो जी, हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर की तरफ है और हमारा पार्टिकल इधर से ऐसे एंट्री मार रहा है, ये v हो गया। तो अब ये थीटा हो गया, साफ दिखाई दे रहा है, ना तो 0 है, ना 90 है, ना 180 है, कुछ भी है, 30 45 कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में हमको पता लगाना है कि जो हमारा पार्टिकल है बेटा वो किस तरह से मूव करेगा, सीधे सीधे ही चलता रहेगा, कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। पहले तो फोर्स की बात करें ना, उसी से डिसाइड होगा कि हमारे पार्टिकल का पाथ क्या होगा। फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, आप सोच करके बताओ पहले। अब आप कहाँ से सोच रहे हो, क्यू वी बी साइन थीटा, आप कहोगे सर क्यू बी है, वी बी है, वी बी है, थीटा भी 0 नहीं है, फोर्स तो लगेगा सर। बिल्कुल सही बात है, फोर्स तो लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, कुछ ना कुछ तो कहानी बनेगी, जैसा चल रहा था वैसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब उसका पता लगाएं। कैसे लगाएं, हमने एक बहुत स्मार्ट तरीका निकाला उसका कि यार अपन एक काम करते हैं कि वी के ना कॉम्पोनेंट लेते हैं, एक ले लो बी की तरफ और एक ले लो इसके परपेंडिकुलर। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया, v cos थीटा, और बेटा इधर वाला कितना आ गया, v sin थीटा। अब आप कहोगे v को छोड़ो सर, अब हम बात को किस तरह से बोलेंगे कि साहब हमारा जो पार्टिकल है वो दो रफ्तार लेकर के मैग्नेटिक फील्ड में घुसा है, एक वो v cos थीटा लेकर के घुसा है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और एक वो v sin थीटा लेकर के घुसा है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। थोड़ी देर के लिए आप इसको v1 मान लो और थोड़ी देर के लिए इसको v2 मान लो, तो एक रफ्तार v1 और एक रफ्तार v2। अब हम पहले v1 की कहानी देखते हैं साहब, v1 रफ्तार मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये कौन सा केस है, ये तो हमारा पढ़ा हुआ केस है, 0 डिग्री वाला केस बन गया है। तो अरे रफ्तार और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गए ना भाई, एक ही डायरेक्शन में हो गए तो 0 डिग्री वाला केस। 0 डिग्री पर तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कहता, 0 डिग्री पर याद करो फोर्स 0 आता है या नहीं आता, तो 0 डिग्री पर तो कुछ नहीं कहता। तो v1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, v1 से चल रहा है ना, v1 से इधर चलता रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा तेरे ऊपर, फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये v1 से इधर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, मतलब v1 में कोई छेड़छाड़ नहीं। तो हमारा पार्टिकल v1 से इधर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है साहब, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ। जो v2 है उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि v2 मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहेगा भैया मैंने उस पर तो कुछ नहीं किया, तेरे पर तो मैं मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि तू 90 डिग्री पर है मुझसे, है या नहीं है, v और b के बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री पर तो मैक्सिमम लगता है। अब 90 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा वो बाद में बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अपन। 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, इसका मतलब इसको पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड परेशान करेगा। अब 90 डिग्री वाले केस में अभी हमने डिस्कस किया कि साहब हमारा पार्टिकल कैसे घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कांस्टेंट रफ्तार से। तो ये तो कंफर्म है कि रफ्तार तो उसकी v2 ही रहेगी, रफ्तार तो उसकी v2 ही रहेगी, लेकिन वो सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा। अब जरा चेक कर लेना साहब कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगा, तो v ऊपर है, v2 पर बात कर रहा हूं मेरी, v2 ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v क्रॉस b करेंगे तो मेरे हिसाब से फोर्स अंदर आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है फोर्स। अंगूठा देखो किधर आएगा, v क्रॉस b करके देखो, v ऊपर b इधर, v क्रॉस b अंगूठा अंदर, तो अंदर फोर्स लगेगा और वो सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो प्रैक्टिकली क्या होगा बेटा, इस चीज को मैं बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना और थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने की कोशिश भी करूंगा। तो हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में कैसे घूमेगा, मतलब वो एक तरह से स्क्रीन के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमेगा, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो कुछ ऐसे घूमेगा, ये मतलब सर्कुलर पाथ कैसे बन रहा है, आप ऐसे समझो कि जो आपकी मोबाइल की या लैपटॉप की जिस पर भी आप देख रहे हो उसकी जो स्क्रीन है ना, उससे वो पीछे जाएगा सर्किल में चक्कर लगाने के लिए और फिर चक्कर लगा करके इससे ऐसे बाहर निकलेगा, तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ का प्लेन बनेगा। जो आपकी स्क्रीन है ना उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा ना, समझ रहे हो, स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस प्लेन में वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो सर्कल में चक्कर लगाएगा। अब आप कहोगे सर सर्किल में चक्कर लगा रहा है ये, आप ऐसे ये स्प्रिंग जैसी शेप क्यों बना रहे हो, सर्किल में तो घूमता रहे ना ऐसे ही, मैं आगे भी बढ़ा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें सर्कल भी है और आगे भी बढ़ रहा है। आगे क्यों बढ़ा रहे हो सर, आगे v1 की वजह से बढ़ा रहा हूं भाई। अब दोनों का इफेक्ट देखो, v1 ने क्या कहा, सीधे सीधे चलते रहो, v2 ने क्या कहा, सर्कुलर पाथ में घूमो। तो मुझे दो मोशन एक साथ संभालने हैं, स्ट्रेट लाइन में भी मोशन है, सर्कुलर पाथ में भी मोशन है, तो दोनों मोशन जब एक साथ होंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ऐसे ये घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी आगे भी बढ़ेगा,
स्प्रिंग के जैसी शेप बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? इसको अपन बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिक्स। बात समझ में आ रही है? तो हमारा पार्टिकल कुछ ऐसे स्प्रिंग जैसी शेप बना करके और फिर आगे बढ़ेगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो थीटा बेटा 0, 90 या 180 के अलावा अगर कुछ होगा तो हमारा पार्टिकल ऐसे हेलिकल पाथ में घूमता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, चलो जी सर, ये कॉन्सेप्ट तो हमको समझ में आया। थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात और कर लो सर इसमें। क्या कि सर अभी आपने देखो कहा था सर्कुलर पाथ में घूमेगा। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वही देगा। चलो साहब, मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है? क्यू वी बी साइन थीटा। या सीधी सीधी मैं बात करूंगा, आपने कहा सर सर्कुलर पाथ का मेरे को तो रेडियस चाहिए, तो मैंने अभी बोला था आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। डायरेक्ट भी बोल सकता हूं मैं इस बात को ऐसे, तो आर इक्वल्स टू एम। अब वी का देखो क्या है, अपन सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस की बात कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए वी कौन सा है? ये वाला है कि ये इसका ये कंपोनेंट है, या ये वाला है? ये वाला तो है सर्कुलर पाथ में घूमने वाला वी। अरे बोलो यार, तो वी की जगह क्या कहना चाहिए? वी साइन थीटा। लो जी, डायरेक्ट ही आ गया। तो आर इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इस केस में जो सर्कुलर पाथ का रेडियस आएगा वो इतना आएगा। अच्छा, सर्कुलर पाथ से रिलेटेड एक छोटी सी बात और कर लूं। पिछले केस पर वापस जा रहा हूं मैं, 90 डिग्री वाले केस पर। उसमें हमने लिखा था आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, लिखा था सर। बेटा उस केस में ये वाला केस था ना अपना, इसमें अगर अपन टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें, टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम, तो अपन क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, यही तो लिखेंगे सर। अब आर की वैल्यू अगर आप यहां पर पुट कर दोगे ना, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ जाएगी। इसका मतलब टी की वैल्यू वी पर डिपेंड ही नहीं है भाई। लॉजिकली भी समझा दूंगा, अभी लॉजिकली भी समझा दूंगा। आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, टी इक्वल्स टू 2 बाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू पुट करेंगे, वी मर जाएगा, तो टी वी पर डिपेंड नहीं है। अब अपन को एक बार को क्या लगेगा? अरे यार वी ज्यादा होगा तो टाइम कम लगना चाहिए ना, तेज चलेगा कोई पार्टिकल अगर तेजी से चलेगा तो उसका टाइम पीरियड तो कम होना चाहिए ना, जल्दी चक्कर लगा लेगा। बट एक चीज यहां से सोचो, इसलिए मैंने कहा था कि वो काम आएगा आगे, आर प्रोपोर्शनल टू वी। अरे भाई आपके पार्टिकल अगर डबल रफ्तार से चले तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस भी तो डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये चीज अगर डबल हो जाएगी तो ये चीज भी तो डबल हो जाएगी, तो टी तो उतना ही रहेगा। तेज चलेगा तो चलना भी तो लंबा है। अगर स्पीड ज्यादा कर दोगे तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा कवर करना है, तो टाइम पीरियड वी पर डिपेंड, लॉजिकली समझ में आ रहा है? तो टाइम पीरियड वी पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ऐसे ही यहां पर टाइम पीरियड की बात करें, ये जो केस हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? टी इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी की जगह क्या चीज आ जाएगी बेटा? सर्कुलर पाथ वाला वी साइन थीटा। तब क्या लिखेंगे? 2 पाई अपॉन वी साइन थीटा। आर की जगह क्या लिख देंगे? एम वी साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना? अपॉन में क्यू बी, वी साइन थीटा मर गया, तो टी तो वही रहा साहब जो पहले था। मतलब टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं है, टी की वैल्यू तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी ही है, पहले भी यही थी, हाँ या ना? तो टाइम पीरियड तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, चाहे 90 डिग्री का केस हो चाहे ये वाला केस हो। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? अब इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड हो जाती है बेटा, इस वाले केस में, पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कौन से की? ये जो हेलिकल पाथ वाला केस है ना, इसमें एक टर्म और आ जाती है जिसको अपन बोलते हैं पिच। क्रिकेट वाली पिच नहीं, पिच हिंदी में बोलते हैं चूड़ी अंतराल। एक्चुअली में पिच का मतलब क्या है कि आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पार्टिकल ने मान लो यहां से सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, केवल सर्कुलर पाथ में घूमता तो वो वापस यहां आ जाता, लेकिन अब वो क्या रहा है कि यहां से उसने सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट किया, लेकिन वो साथ के साथ में आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो वो एक राउंड कंप्लीट करके यहां कहीं पहुंचा है, क्योंकि वो आगे भी बढ़ गया। तो ये गैप आ गया ना, इसी को हम पिच बोलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सर्कुलर पाथ में एक राउंड लगाने के दौरान
सर्कुलर पाथ में एक राउंड लगाने के दौरान हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना खिसक गया, एक राउंड लगाने के दौरान मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना खिसक गया, उसको अपन पिच बोलेंगे x। तो अब हमको x और कैलकुलेट करना है, ये एक नई चीज आ गई इसमें। तो अब x कैसे कैलकुलेट करेंगे साहब, बहुत सिंपल सी बात, इधर की तरफ हमारा पार्टिकल v1 से चल रहा है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, कांस्टेंट रफ्तार v1 रफ्तार से चलना है, डिस्टेंस x अपन को निकालना है। ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है, जितने टाइम में एक राउंड लगा है उतने राउंड में तो ये x आया है, और एक राउंड कितने टाइम में लगा है, t टाइम में। तो हम कहेंगे साहब x डिस्टेंस कवर हुआ, v1 से वो चल रहा है, t उसको टाइम लगा, तो x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, v1t, मतलब v1 2 पाई m अपॉन में qb। तो x इक्वल्स टू 2 पाई m, v1 का मतलब v cos थीटा और अपॉन में qb। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये पिच का एक्सप्रेशन आ गया। टाइम उतना ले ले जितना एक राउंड में लगा, तो x इक्वल्स टू 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb, ये पिच कैलकुलेट कर लिया। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो 23 केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे आप कोई सा भी केस बना लो, 0 डिग्री 90 डिग्री सब बन जाएंगे। तो जब किसी भी एक एंगल पर मूव करे 0, 90 और 180 के अलावा, तो वो हेलिकल पाथ में जाएगा। टाइम पीरियड v पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस v के प्रोपोर्शनल आएगा, रफ्तार डबल करोगे तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, इसलिए टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 2 पाई m अपॉन qb ही मिलेगा। यहाँ पर अपने पिच और कैलकुलेट कर लिया। बोलो ये कहानी यहाँ तक पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आई या नहीं आई? ये लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड कहानी है। इस वीडियो में अपन यहीं तक रखेंगे, बात को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, है ना, रिपीट करके देख लेना, कोई छोटी मोटी चीज़ अगर स्किप हो जाए तो, और फिर भी कोई दिक्कत है तो जैसे मैंने आपको बता ही रखा है पहले कि कमेंट बॉक्स में डाल देना। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में पटक दें। एक करंट कैरिंग वायर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा। फॉर्मूला यही हमारे काम आएगा, QVB वाला, इसलिए इसको ढंग से देख लेना, तभी नेक्स्ट वीडियो अपन को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच, सी यू।